हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड नंबर 028 के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस पेपर है, क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन भी है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना है, साथ में एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं इसकी कि क्या इंस्ट्रक्शन है। तो बच्चों 2 घंटे का पेपर होगा, आपका ऑफलाइन पेपर होगा और आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने पड़ेंगे। 40 मार्क्स का पेपर होगा। प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा जाएगा, ABC। ए भाग में 8 प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट लिखने हैं। या अगर कोई परिभाषा वगैरह होती है तो 50 वर्ड्स में आपको उसकी डेफिनेशन एटसेट्रा देनी है। भाग 3 में बेटा आपके 3 प्रश्न होंगे, 4 अंक का, यानी कि 12 मार्क्स हो गए। इनका उत्तर आपको 4 पॉइंट में देना है, और अगर कोई डेफिनेशन कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो 100 वर्ड में मैक्सिमम दे सकते हैं आप। भाग सी में 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे, जिनको आप 6 पॉइंट में लिखोगे, और अगर आप कोई डेफिनेशन वगैरह आती है तो 170 शब्दों में। तो ये प्रश्न है बेटा सेक्शन ए में। अब हम इनके आंसर की ओर चलते हैं, यानी इन्हीं प्रश्नों के आप आंसर देखेंगे। और बच्चों आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाहर के बच्चे जो बाहर दिल्ली से बाहर के हैं, जो CBSE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आती है तो एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन और आंसर की। तो बच्चों ये सॉल्यूशन है और साथ में क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और साथ में उत्तर को ध्यान से समझना है आपको। तो पहला प्रश्न है बेटा कि भारत को किन आधारों पर 21वीं शताब्दी की एक उदयमान शक्ति माना जाता है, यानी किन आधारों पर इंडिया को एक उभरती हुई शक्ति माना जाता है। क्वेश्चन को हमेशा परीक्षा में 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि आंसर आपको पता होगा, क्वेश्चन को समझना है क्या पूछना चाह रहा है। तो 2 मार्क्स का है बेटा, तो 2 पॉइंट लिखने, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट कोई भी याद करके लिखने पड़ेंगे। क्यों कहा गया है? विश्व में मानवीय संसाधन के लिहाज से भारत एक समृद्ध देश है। मानवीय संसाधन का अर्थ है जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सेकंड सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया। भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र है, यानी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आकर व्यापार कर सकती हैं। तो एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र भारत विश्व का। भारत का लक्ष्य भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। सामरिक दृष्टि से, सामरिक यानी कि युद्ध नीति या कूटनीति से, भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। तो ये 4 पॉइंट है जिन आधार पर भारत एक उदयमान शक्ति कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से, प्रतिस्पर्धी की दृष्टि से, और इसकी अर्थव्यवस्था जो कि 5 ट्रिलियन होने की संभावना है। साथ में सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरा प्रश्न अथवा वाला है, वो क्या है कि आसियान के कोई 2 उद्देश्य लिखो। तो बेटा ऐसे प्रश्नों में आपको 2 ही लिखने हैं, और 2 में 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। आप एक्स्ट्रा लिख के कुछ मत करना, क्योंकि टीचर जब चेक करेगा तो स्टार्टिंग के 2 ही पॉइंट देखेगा। पहला क्या है? क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना आसियान का प्रमुख उद्देश्य है। क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। आसियान शैली बहुत ही फेमस शैली है। तो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करता है, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन, संचार के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी, यानी कि सदस्य देशों के बीच कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन, आने जाने, संचार के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करता है। साथ में समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाता है, यानी कोई और कंट्री इसमें शामिल होना चाहती है तो इस शैली की या इस ग्रुप की जो विशेषता होती है वो कि उनके साथ अच्छे संबंध बनाना। तो आपको कोई 2 लिखने हैं जो भी आपको इजी लगे। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। दक्षिण एशिया यानी कि सार्क की बात की जा रही है, ठीक है। दक्षिण एशिया सार्क देशों के बीच की बात है। दक्षिण एशिया की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये विश्व का जनसंख्या बाहुल्य वाला देश है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बन गया। इसके क्षेत्र के देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। तो इसके देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। भारत इस क्षेत्र का प्रमुख देश है। तो अगर आपको 2 नंबर लिखने हैं तो दक्षिण एशिया में इंडिया का जिक्र जरूर करना, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे विशाल देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है
और जनसंख्या बाहुल्य वाला क्षेत्र है, और जो देश हैं विकासशील श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यानी कि आपने देखा यहाँ भी जो प्रश्न 2 नंबर का है पॉइंट में ही आंसर दे रखे हैं, तो यही आपको तरीका सीखना है और प्रश्न को 2 बार पढ़ना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट भी दे रखा है कि इस क्षेत्र के देशों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सार्क नामक गठबंधन बनाया। तो अभी मैंने सार्क की चर्चा करी थी। सार्क नामक गठबंधन दक्षिण एशिया के देशों ने आपसी सहयोग के लिए बनाया। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत ने किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं। आपको पता है भारत में बहुत सारे दल हैं और विभिन्न दलों की अपनी अपनी कोई विचारधाराएं हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की अलग विचारधारा, आम आदमी की अलग विचारधारा, बीजेपी की अलग और बहुजन समाज पार्टी की अलग। लेकिन 4 पॉइंट आपको बुक में मिल जाएंगे। 4 में से 2 पॉइंट है कि आर्थिक नीति पर सहमति, जो 1991 में हमने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अपनाई थी, उसमें सभी दलों की सहमति है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि देश के प्रशासन के मुद्दों में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, यानी जैसे स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनानी है तो छोटे मोटे दलों को भी महत्व दिया जाता है। तो इन दोनों मुद्दों पे सभी विभिन्न दल सहमत हैं। आपकी बुक में 4 मुद्दे ऐसे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और अगर आप ध्यान से चैप्टर पढ़ोगे, इनकी कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, कुछ की बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ मैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन यानी जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। बहुमत मतलब जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, जैसे आपको पता लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो कम से कम 273 सीटें किसी पार्टी को चाहिए प्रधानमंत्री चुनने या सरकार बनाने के लिए। तो जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो 2 नंबर का जो डेफिनेशन लिख दोगे आपको पूरे बटा पूरे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, एकात्मक मानववाद का दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। एकात्म एकता, तो एकता की विचारधारा किन दर्शन पर आधारित है ये बताना आपको। समग्रता की प्रधानता, यानी सब कुछ मिक्स होगा, यानी सभी लोग मिलकर रहेंगे। समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्ता। तो ये 3 सिद्धांत हैं। समग्रता मतलब सब में एकता होनी चाहिए। धर्म की सर्वोच्चता यानी कि धर्म, सभी के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और समाज की स्वायत्ता, समाज को अपने आप जीने का अधिकार, अपने अनुरूप कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं। भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद, आपातकाल कब लगा था बेटा, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने, उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद थे। तो भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी का शासन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। यानी जनता पार्टी का विचार अपने आप, तो इसमें लिखा स्वयं उत्तर देंगे। तो मैं बताता हूँ जनता पार्टी कैसे बनी थी। जनता पार्टी ने आपातकाल का दोषी इंदिरा गांधी सरकार को ठहराया था। आपातकालीन दोषी इंदिरा गांधी को ठहराया था। नोट कर लेंगे, इंदिरा गांधी को ठहराया था। ठीक है। और जनता पार्टी क्या थी बेटा, गठबंधन पार्टी थी। बहुत सारे दलों की मिक्स पार्टी थी, यानी सभी गैर कांग्रेसी पार्टी, लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सभी गैर कांग्रेसी पार्टी से मिलकर बनती। सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों का मिक्स रूप था। ठीक है, सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों का संयुक्त रूप था और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर इंदिरा गांधी दोबारा से पीएम बनी। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे कि इसने आपातकाल को दूषित ठहराया इंदिरा गांधी को, और सभी गैर कांग्रेसी पार्टियां संयुक्त रूप से इसमें शामिल थी। प्रश्न नंबर 7 है बेटा, ब्रिक्स और ब्रिक्स में क्या अंतर है। आपको पता है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ब्रिक और ब्रिक्स, BRIC और ब्रिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना थे। इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2009 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद ये ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक में कौन कौन कंट्री थी, याद करने का तरीका क्या है, BRIKS, B से ब्राज़ील, R से रसिया यानी रूस, I से इंडिया, C से चाइना। पहले ब्रिक था ये, बाद में 2009 में ब्रिक्स बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत लिखिए। तो 16 नंबर का तो आपका बेटा क्या आएगा, 2 नंबर का। तो 16 नंबर के तो 2 पॉइंट, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 पॉइंट लिखोगे आपको 16 में 16 नंबर मिल जाएंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत बताइए।
भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। यानी कि सभी को भोजन एवं रहने की सुविधा उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक समाज की विशेषता है। लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य, यानी सभी को आज़ादी है, सभी किसी भी रूप में अर्न कर सकते हैं, कुछ भी करके कमा सकते हैं। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के दो उद्देश्य हैं। क्या? एक तो भोजन और शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य कि देश के मुख्य कार्य लोगों को भोजन और शरण उपलब्ध करवाना। लोकतंत्र स्वतंत्रता के गैर आर्थिक उद्देश्य। सेक्शन बी आपको पता है 4 नंबर का आएगा, तो मिनिमम 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये बताना है आपको। तो बहुत ही आसान उत्तर है बेटा इसका। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई। आप जो जीन्स पहनते हो, आप जैसे हेयर स्टाइल रखते हो, जैसे बात करते हो, जैसे पूजा करते हो, खाते हो, सब सांस्कृतिक वैश्वीकरण में आता है बेटा। तो वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है। प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित। मौलिकता अगर आपको लिखना ना है, इस लाइन को सिंपल बताता हूँ कि हर एक देश की संस्कृति की जो पहले संस्कृति थी उसमें चेंज आया, बदलाव आया है। संस्कृतियों में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की वृद्धि हुई है। यानी हर देश की संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की वृद्धि हुई। पश्चिमी संस्कृति का मतलब है जो यूरोप के देश अपनाते हैं, जीन्स पहनना, हेयर स्टाइल रखना, शर्ट पहनना, है ना, ये सब। और सांस्कृतिक से वैश्वीकरण यानी विभिन्नीकरण को बढ़ावा मिला है कि विभिन्न लोगों की सोच, व्यवहार, विचार ये हो गए। तो विभिन्नीकरण को, विविधता को लिख सकते हो आप, विविधता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रभाव है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है कि आप किसी भी दुनिया, किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, तो समरूपता भी आई है। साथ में जो देश की ओरिजिनल संस्कृति थी, मौलिकता, वो प्रभावित हुई है। संस्कृतियों में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई है और सांस्कृतिक में विभिन्नीकरण बढ़ा है, विविधता बढ़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप तथा अन्य देशों में इसकी भिन्न स्पष्टता को बताइए। देखो, इंडिया में एक दलीय व्यवस्था कब तक थी? जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पहली बार चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए थे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी 1977 तक 2 साल के लिए हारी थी। फिर 1989 तक कांग्रेस पार्टी ही बहुमत में रही। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबे समय तक एक दल का शासन रहा। किस दल का था? वह कांग्रेस पार्टी का था बेटा। कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। इसके लिए भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चुनाव प्रणाली, दल की विचारधारा, उसका व्यापक सामाजिक उधर उत्तरदायी है। तो इंडिया में एक पार्टी का शासन क्यों रहा है, इसके रीजन है बेटा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे कि जो पार्टी थी वो ऐतिहासिक रूप से आज़ादी से पहले की पार्टी थी। इसमें सभी वो नेता शामिल थे जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र तरीके से चुनाव करवाए गए थे और एक ही पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिले। दल की विचारधाराएं, सब दलों की अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये थी कि सभी दलों की अच्छी बातें शामिल करना। और उसका व्यापक सामाजिक आधार कि कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों जाति के लोग शामिल थे। अन्य देशों में इसकी भिन्नता क्या मिली बेटा? चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान के द्वारा एक ही दल को अनुमति दी गई थी। यानी कि चीन में, क्यूबा और सीरिया में एक ही पार्टी को अलाउड है वो चुनाव लड़ने की। उसी पार्टी के बहुत सारे मेंबर आपस में चुनाव लड़ते हैं, तो एक ही पार्टी। यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, लेकिन इंडिया में एक ही पार्टी जीतती आई है बहुत सारी पार्टी होने के बावजूद। जैसे अब बीजेपी जीत रही है, बाकी सब पार्टियों ने गठबंधन बनाया, ये सब। म्यांमार, बेलारूस, इट्रिया में कानून व सैन्य उपायों के तहत प्रभुत्व कायम हुआ कि इन कंट्रियों में सेना के द्वारा ही प्रभुत्व कायम हुआ। मैक्सिमम पीआरआई पार्टी का शासन रहा। तो एक बुक में से एग्जाम्पल हैं आपके सारे। इन सब के विपरीत भारत में जो एक दलीय व्यवस्था रही है वो लोगों की चाहत से रही है। लोग जिसको चाहे एक पार्टी को जिता सकते हैं, इसलिए भारत में अन्य देशों से भिन्न है। वहाँ पे संविधान में ऐसे रूल है, लेकिन इंडिया में तो सबको बराबर का मौका मिलने के बावजूद एक ही पार्टी का, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है 1977 तक, फिर 1979 से लेके 1989 तक। आगे बढ़ते हैं। अब विश्व के दिए गए मानचित्र में ABCD 4 देश दर्शाए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर देशों की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन पेपर में आप जब लिंक में जाओगे तो नाम दे रखा है, A है बेटा ब्राज़ील, B रूस, C चीन और D थाईलैंड। ये आपको मैप में मिल जाएंगे। सी सेक्शन पे चलते हैं, बहुत ही ईजी है, 6 नंबर के हैं, 2 प्रश्न है बेटा ये। वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है? यानी आर्थिक रूप से, पैसे के मामले में, धन के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में वैश्वीकरण ने किस प्रकार प्रभावित किया है? 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक प्रभाव बता रहा हूँ 3।
वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रवाह में वृद्धि, प्रवाह मतलब आवाजाही, सामानों का आदान प्रदान। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रवाह में वृद्धि हुई। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण एक देश का बुनियादी ढांचा बेहतर होता जाता है, इससे इसका विकास भी शुरू हो जाता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी इनोवेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे तकनीकों में बढ़ाने में मदद मिलती है, बुनियादी ढांचा बेहतर होता जाता है। भाई गरीब कंट्री में कोई कंपनी आएगी, वहाँ पे काम फैक्ट्री लगाएगी तो उनको रोजगार भी मिलेगा, ये सब। लेकिन कुछ और भी प्रभाव है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों की एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड है। जैसे आप एमआई का फ़ोन यूज़ करते हो, चाइना पे डिपेंड हो आप, है ना। तो वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकतर देशों की एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता अधिकांश देशों को सुलभ हुई है। ये 6 पॉइंट याद कर लोगे, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका वैश्वीकरण के आर्थिक वाला, आप उत्तर लिख सकते हो। 2 पॉइंट हो गए। वैश्वीकरण के कारण विश्व में अमीर गरीब देशों के बीच अंतर में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब 3 पॉइंट और बताता हूँ बेटा। इससे क्या हुआ है कि विकासशील देशों को बहुत हानि हुई है। विकासशील देशों को हानि हुई है बहुत। ठीक है बेटा, बहुत हानि हुई है, ये नोट कर लेंगे। विकासशील देशों को बहुत हानि हुई है, सुन के निकोट कर लेंगे। चौथा पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, इससे परंपरागत उद्योग नष्ट हुए हैं। परंपरागत उद्योग नष्ट हुए हैं, वो उद्योग जैसे मछली पालन, ये सब मुर्गी पालन नष्ट हुए हैं। अब सब कुछ आपको दुकान में मिल जाता है, ठीक है, पैक्ड मिल जाता है। 5वां, छोटे दुकानदारों का नुकसान हुआ है। दुकानदारों का नुकसान हुआ है, ये लिख लेंगे आप। और मोस्टली फ़ायदा किसको हुआ है? रईस, विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाएगी। पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाइए, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथवा वैश्वीकरण के युग में भारत किस प्रकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। 3 पॉइंट ऊपर थे, बाकी बताता हूँ कि एक तो एफडीआई द्वारा अपनी कंपनियों को विभिन्न देशों में सेटल करके, यानी भारत अपने देश की कंपनियों को विभिन्न देशों में अवसर उपलब्ध करवा के वहाँ के लोगों को यहाँ पे रोज़गार देके और यहाँ के अच्छे उद्योग धंधे को जो कंपनी है वहाँ खोल सकती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं आप, मेरी यूट्यूब वीडियो में। एनडीए 4 से आप क्या समझते हैं? एनडीए क्या है बेटा? एनडीए यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि बीजेपी के गठबंधन को एनडीए कहा जाता है बेटा। एनडीए से आप क्या समझते हैं? एनडीए 4 से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा अपनाए गए किन 2 महत्वपूर्ण एजेंडों के बारे में बताइए। तो एनडीए की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों द्वारा बने गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनावों में भारी मतों से जीता। आपको पता है भारी मतों से जीता था, अभी मोदी जी पीएम है, और इसलिए एनडीए 4 का नाम दिया इसको। भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों के द्वारा जो गठबंधन बना 2019 में, उसको एनडीए 4 का नाम दिया। इस पार्टी के कुछ पॉइंट हैं। 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन, जाति पंथ आधारित राजनीति का विकास, यानी जो राजनीति का आधार हुआ वो जाति और पंथ, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति हुई। विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरण, जो पहले जाति और पंथ की ओर रूप से वो होती थी बेटा, चुनाव होते थे, अब विकास के रूप में चुनाव किए जाते हैं। सबका साथ सबका विकास के अपने इच्छित लक्ष्य के साथ राजग सरकार ने विकास और सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की है। तो सरकार ने विभिन्न सारी सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजना शुरू करी है। 2014 के बाद एनडीए ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये सब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब, सबका विकास सबका साथ के साथ सरकार ने बहुत सारी स्कीम जारी करी है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को, महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन को पहुंचाना और हर लोग तक सरकार की सुविधाओं की पहुंच हो, इस सरकार का लक्ष्य रखा गया। विभिन्न राज्यों के मतदाताओं, जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग, क्षेत्रों से ऊपर उठकर
विकास सुशासन के केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए। तो 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, क्योंकि आपने परिभाषा लिख दी इसके बारे में। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। और अंतिम प्रश्न है बेटा अथवा वाला, मंडल कमीशन, ओबीसी के आरक्षण जुड़ा हुआ है इससे बेटा। मंडल कमीशन की अध्यक्षता बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा की गई थी। एक समाजवादी नेता थे ये, और 1967-1977 में एमपी संसद सदस्य चुने गए थे। इसकी स्थापना क्यों गई? सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए, यानी जो लोग समाज में शिक्षा के रूप में पिछड़े हुए हैं या समाज के रूप में पिछड़े, जिनको समाज में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था, उनके लिए ओबीसी यानी कि मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी 1978 में। और अगला क्या है, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या है बेटा? तो केंद्र सरकार की नौकरियों में इनको जगह दी गई, यानी कि 1980 में इसकी रिपोर्ट दी गई और 1990 में वीपी सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। वीपी सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे तब इसको लागू किया गया। अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करके शैक्षिक सामाजिक आधार पर की। अन्य पिछड़े वर्ग को शैक्षिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संगठन की स्थापना की गई। सरकारी नौकरियों, तकनीकी, व्यवसायिक संस्थानों में इनको उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की सिफारिश की गई। तो ये इस क्वेश्चन पेपर का क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर आंसर के दोनों मिल जाएंगे। और एनबीए लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत तरक्की करें, अपने और माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।